आदि हमने बनाया क्लियर कंडीशन लगा के कि यहां से कोई भी एम्प्लॉय रोते हुए नहीं जाना चाहिए, यहां से एम्प्लॉय रिस्पेक्ट लेके जाना चाहिए। अब ये बोलने का मतलब ये नहीं कि एक दिन में हम सब कुछ लेके आएंगे, हमें फाइट करना। देखो, वी आर ओनली एडवोकेट्स, हम आपका वकील है, मैनेजमेंट आपके लिए जजेस है, हम अदालत में है। जब हम फाइट करता है मैनेजमेंट के सामने, वो सेक्रेटरी साहब हो, मंत्री जी हो, सीईओ हो, आपके लिए जजेस, हमारे लिए जजेस है। हम आप वकील, आपके लिए हम बात करना चाहता है, वहां इश्यू प्रसन्न करता है, रिकॉर्ड के साथ प्रसन्न करता है, उनको समझाने के लिए कोशिश करता है। आप इंडिया का सबसे बड़ा वकील को भी ले लीजिए। काले जी, माइक बंद कर लीजिए, नहीं तो फिर सुना नहीं पाएंगे मेरा, क्योंकि एको आ जाएगा। थैंक यू। इसलिए हमें भी मजबूरी है ऐसे एडवोकेट, क्योंकि कितना बड़ा वकील भी होगा, आप ऑनरेबल कोर्ट से जाकर, सुप्रीम कोर्ट से तुरंत डिसीजन लेके आएंगे, कोई गारंटी नहीं। आपको पता है, हम कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल 20 साल के बाद डिसीजन देता है। ऐसा नहीं कि वहां यहां वकीलों का कमी था, इंडिया का सबसे बड़ा वकील उतरते थे केसों में, कई केस आप देख लीजिए। इसलिए इसका टाइम लगता है। मैं मानता हूं, हमने खुद डिक्लेयर किया हुआ कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमारे पास बहुत कम टाइम है, उसके अनुसार हमें फाइट करना। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आपको वही बता रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं इश्यू सेटल करने के लिए। हाँ, जैसा हम टाइम फ्रेम कोशिश था, सोचा था, जैसा हमने नागपुर में बोला था, आपके लिए हम सीनियर के फिटनेस लाएंगे, वो इसलिए लाया था हमने, क्योंकि आगे निकल चुका था। अडय जी में वो आपको बोला, अडय जी और हुबराज सिंह जी ने आके हम उनके साथ जाके मिनिस्ट्री में सब जगह समझा दिया। अल्टीमेटली बहुत बार समझाने का बाद, आप अशोक यादव जी से पूछ ले, वो गवाह है। एक सीनियर ऑफिसर ने मंत्रालय में मेरे से पूछा था, जब तू हेल्पर नहीं तो तुम्हें क्या लेना देना है, क्योंकि मैं एसोसिएशन छोड़ रखा था। सबसे पहले मेरे से पूछा, तुम नेता हो? हमने बोला, सर हम कोई नेता नहीं है। उसी टाइम का मैं बोल रहा हूं, जब आदि बनाने से तुरंत पहले का। फिर जब उनको समझा दिया कि सर हम इसलिए आपके पास आ रहे हैं कि उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने बोला ठीक है, जो रास्ता बताओ तो हम क्या कर सकते हैं। फिर जब फैक्ट समझा दिया कि आज का दिन में वो हमारा कैडर में है, वो सिर्फ लेबर नहीं है, इसलिए उनके लिए सिस्टम बदलना चाहिए, उनके लिए कम से कम ये तसल्ली होना चाहिए कि मैं कम से कम टेक्नीशियन में रिटायर हो सकता हूं। उन्होंने बोला नहीं, वो तो एग्जाम में बैठ के भी कर सकते हैं। हमने बोला सर, जब 11 साल सर्विस के बाद, 12 साल सर्विस के बाद आपके पास 1 या 2 पोस्ट होगा और एग्जाम में ही बैठेगा, वो निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है। आज कम से कम हम मान रहा है कि जब मैं सीए, मेरे से उन्होंने सवाल पूछा था, अब ईओ का आपका कितना प्रमोशन मिला? आप वेस्ट जोन में हो, आप महाराष्ट्र का अपने साथ काम करने वाले इंजीनियरिंग असिस्टेंट से पूछ लीजिए। 1918 में इंजीनियरिंग असिस्टेंट आज भी इंजीनियरिंग असिस्टेंट है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सबका है, लेकिन उन्होंने बोला जब आपका भी नहीं हो सकता, उनका भी कैसे होगा? मैं बोला सर, मेरे लिए कम से कम ठीक है, वैकेंसी नहीं है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे कम से कम ये नहीं है कि मैं एससीए बन सकता हूं, मैं यही बन सकता हूं। लेकिन हेल्पर का साथ आपने ऐसा बना कर रखा है, जब तक वो एग्जाम पार नहीं करेंगे, वो 40 साल में भी टेक्नीशियन नहीं बन सकता है। इसीलिए कम से कम उनके एक उम्मीद होना चाहिए, एक तसल्ली होना चाहिए, हाँ ठीक है भाई, मैं भी एक दिन टेक्नीशियन बन सकता हूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम उसके लिए कोशिश करेंगे। कोशिश किया, समझाया, सब कुछ बातों, उन्होंने डीजीआर से डाटा मांगा। गवर्नमेंट सिस्टम का अनुसार चलता है। मंत्रालय प्रसार भारती के थ्रू पहले आकाशवाणी से डाटा मांगा। उन्होंने बोला है हम आपके लिए बात कर रहे हैं ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, इसलिए हमें डाटा चाहिए कि गवर्नमेंट का हेल्पर कितना है, आपका प्रसार भारती का हेल्पर कितना है। क्योंकि पिछले कई साल के अंदर अब कंपैशनल अपॉइंटमेंट में कई सारे हेल्पर ज्वाइन कर चुका है, दे आर प्रसार भारती एम्प्लॉइज। उनके लिए उन्होंने बोला उनके लिए हम गवर्नमेंट रूल नहीं लाएंगे, वो तो प्रसार भारती सोचेगा उनको क्या करना है। इसलिए हमें जब ब्रेकअप लेने में भी टाइम लगा। आपको पता है, 1-2 दिन में कोई नहीं दे रहा है। 5 और 16 तक हमें पीछे पड़ के निकालना पड़ा। आखिर में हमने 27 लोगों का लिस्ट डीजीआर का थ्रू भिजवा दिया, और उसमें टाइम बहुत लगा। और उसके बाद जब वहां गया, उन्होंने डीजी दूरदर्शन से कमेंट्स मांगा। ये सरकारी सिस्टम है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जब डीजी दूरदर्शन में गया, तब डीजी दूरदर्शन ने इसमें ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने बोला है ऑलरेडी एक कोर्ट केस चल रहा है हाईकोर्ट में, जिसमें ऋषिराज सिंह का नाम पर जो केस चल रहा था 42 हेल्पर का, उसमें आरटीओ और एडीटीवी पार्टी है। जब ऑलरेडी मैटर सब जुडिस है, और उसमें ये रीजन इसलिए कि उनको एसीपी इसलिए नहीं दे रहे, गवर्नमेंट ने यही चैलेंज किया हुआ है। आपका एसीपी रूल के अनुसार, प्रमोशन के लिए आपका जब प्रमोशन स्केल जब दिया जाएगा, आपके लिए रेगुलर प्रमोशन हो, यानी सीनियरिटी के फिटनेस में प्रमोशन हो। अभी कई लोग ये बताते हैं कि एमएससीपी रूल अलग है, एसीपी रूल अलग है, प्रमोशन अलग है। आप 2009 का एमएससीपी रूल और 19 अगस्त का एसीपी रूल देख लीजिए। अब रूल का बाहर कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। रूल में ये लिखा हुआ है, एसीपी और एमएससीपी आपका प्रमोशन डिले होने का कॉम्पनसेशन है। उसमें क्लियर लिखा है, मैं एलिजिबल हूं प्रमोशन के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है, इसलिए मुझे यदि 12 साल में प्रमोशन नहीं मिलता है, तब रूल बोला है कि जो प्रमोशन मुझे 12 साल में यदि वैकेंसी होता तो जो मिलना था, उसको स्केल मुझे एसीपी में देना है। और क्योंकि हेल्पर के साथ मजबूरी ये है कि मैं 25 साल भी हो, हेल्पर होने से मुझे प्रमोशन नहीं मिल सकता है। जब तक मैं एग्जाम पार नहीं करता हूं,
तब तक मैं प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं हूं। और इसी को कहता है रेगुलर प्रमोशन, ये रूल में है, ऑर्डर में है। अभी प्रॉब्लम क्या था, जब एसीपी में ये बात बनेगा, फिर 28 लोगों को कैसे मिला? जब दिल्ली डीडीके से 42 लोग हेल्पर कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने से पहले उन्होंने उसी टाइम दूरदर्शन का डायरेक्टर जनरल था त्रिपुरारी शरण आईएएस, उनका पास गया। उसमें से एक हेल्पर भाई उनके साथ काम करने वाले भी थे। उन्होंने बोला सर हम 40 साल में एक ही पोस्ट में रहता है, हमें एक प्रमोशन का भी मौका नहीं मिलता, हमें एसीपी नहीं मिलता है। उन्होंने बोला कि एक काम करो, रूल में तो मैं कर नहीं सकता, आप कोई भी कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तब वो लोग 42 लोग कोर्ट में गया, ऑनरेबल कैट का डायरेक्शन के अनुसार उन्होंने इश्यू किया। अब इश्यू में भी किया, 42 लोग कोर्ट में गया, 42 को नहीं मिला, 42 में से सर 28 को मिला, क्योंकि बाकी 14 लोग उसी टाइम 12 साल कंप्लीट नहीं हुआ था, उनके लिए एसीपी एलिजिबल नहीं था, इसलिए 28 लोगों को दे दिया। 28 लोगों को देने के बाद मैं भी उसी टाइम पोस्ट में नहीं था, कई हेल्पर लोग भाइयों ने अलग अलग जगह से मुझे फोन किया था। मैं उनको बोला है कि इसमें खतरा एक ही है, आपको कोशिश है करने की, पहले जब डीजी दूरदर्शन आपको देने के लिए तैयार है, सारे हेल्पर जो दूरदर्शन में है, क्योंकि नियर अबाउट 1200 हेल्पर में 1144 हेल्पर में 800 हेल्पर के आसपास दूरदर्शन में है, इसलिए हमने लोगों को एडवाइस किया था कि पहले दूरदर्शन के हेल्पर को सबको धीरे धीरे लेने दो, जब दूरदर्शन को पूरा दिएगा फिर बाकी जो बचा हुआ के लिए एआर से देना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, आरटी और एडीटीए, या फिर ये बोलेंगे सर आप एसोसिएशन के ऊपर गलत बोल के बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। आरटी और एडीटीए जर्नलिस्ट के लिए जाके अथॉरिटी से डिस्कस कर सकता था, लेकिन वो ना करके उन्होंने सीधा कोर्ट में चला गया, क्योंकि बोला कि क्रेडिट हम ले लेंगे कि हमारे लोगों को हम फायदा दिला देंगे। जब वो कोर्ट में चला गया, मिनिस्ट्री अपील में गया, और मिनिस्ट्री अपील में यही आर्ग्यू किया है कि इनको सीनियरिटी का फिटनेस में कोटा नहीं है, ये सीनियरिटी का फिटनेस है, 12 साल होने से ये टेक्नीशियन नहीं बन सकता है, इसलिए हम इनको एसीपी नहीं दे सकते। अभी वो 48 लोग 28 लोगों को जो मिला है, वो लोग तो स्टे लेके बैठा हुआ, बट बाकी के लिए इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि उसी केस में गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। और दूरदर्शन डीजी दूरदर्शन ने उसी टाइम यही मिनिस्ट्री को लिख के भेज दिया, सुप्रिया साहू मैडम ने, कि जब ऑलरेडी एक कोर्ट में केस चल रहा है और दोनों एसोसिएशन पार्टी है और उसमें हमने स्टैंड ले लिया मिनिस्ट्री ने, हम इसको डाइल्यूट करके नहीं दे सकते। फिर हमने जब मिनिस्ट्री में गया, मिनिस्ट्री वाला ने बोला देखो कोर्ट में जो मैटर और ऐसा लड़ाई चल रहा है, हम नहीं दे सकते, आप रास्ता बताओ। तब हमने बोला कि इसको दूसरा रास्ता हमने पकड़ लिया कि आपको हेल्पर में देने के लिए दिक्कत है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब टैक्स सीनियर का मर्डर होना है उसका नाम बदलेंगे, उसका साथ आप मेरा हेल्पर का भी नाम बदल दीजिए, और हेल्पर का नाम बदलेंगे तब आपको उनको देने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसी चीज में उन्होंने मान लिया कि ठीक है फिर आप पहले हेल्पर टैक्स सीनेटर को मर्डर करो। अब ये सवाल आता है, बार बार आप लोग बोलेंगे भाई नहीं मेरा हेल्पर का करो। इससे पहले भी मैं 25 साल से एसोसिएशन में था, जहां भी कन्वेंशन में था, लोगों को मैं समझाता था, और ये सच्चाई है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, और ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, जो सच्चाई है कभी कड़वा सच भी होगा वो सामने बोलना पड़ता है, क्योंकि हम सिर्फ एसोसिएशन चलाने के लिए मादी नहीं बनाए। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि हेल्पर का साथ हमारा ये मजबूरी है कि आपके फेवर में कोई कोर्ट केस, कोई ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर हमारा पास नहीं है। टेक्नीशियन के लिए लाइटिंग के साथ पैरिटी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक उसको अप्रूव कर चुका है, उसको आप जिंदगी में जब तक लाइटिंग असिस्टेंट है आप लड़ सकते हो। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए साउंड रिकॉर्ड का ऑर्डर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1988 का ऑर्डर है, उसी ऑर्डर के अनुसार जब भी साउंड रिकॉर्ड जिंदा हो आप कोई भी अथॉरिटी के साथ जाके कोर्ट में जाकर लड़ सकते हो। लेकिन हेल्पर भाई के लिए ऐसा कोई पैरिटी ऑर्डर नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि कई मीटिंग में इतना तक हमारा लड़ाई हो चुका है, अथॉरिटी ने, स्पेशली लीगल एक्सपर्ट्स और लॉ मिनिस्ट्री ने कई बार सवाल पूछा है कि हेल्पर जिसका कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई आईटीएस है, कोई डिप्लोमा, कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, इनको टेक्निकल कैडर में कैसा रखा गया। कई बार प्रपोजल आया मिनिस्ट्री से कि इनको टेक्निकल से हटा दीजिए क्योंकि वो टेक्निकल एम्प्लॉय नहीं है। फिर हमें हर बार जाकर समझाना पड़ा कि सर हमारा काम वही कर रहा, आज का दिन में टेक्नीशियन जैसे ये जैसा काम कर रहा, बोलते कि उससे नहीं होगा। हमने बोला सर क्वालिफिकेशन का, कई लोगों के पास आईटीआई है, कई लोगों के पास डिप्लोमा है, इवन कुछ लोग बीटेक भी ले चुका है। उन्होंने बोला कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपका रिक्रूटमेंट रूल में क्या क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा रिक्रूटमेंट रूल में 8th स्टैंडर्ड प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस है, ये सच्चाई है। उन्होंने बोला इसके बाद आप डॉक्टरेट भी लेके आइए, जब तक आपका रिक्रूटमेंट रूल नहीं बदलेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप कोई भी कोर्ट में जाएंगे कोई जज आपको साथ नहीं देंगे, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल में कभी कोर्ट इंटरव्यू नहीं करता है, मर्डर में कभी कोर्ट इंटरव्यू नहीं करता है, वो डिपार्टमेंट को ऊपर ही छोड़ता है। इसलिए हमें प्यार मोहब्बत से ही और उनको समझा के हमें लेना पड़ रहा। और आज मिनिस्ट्री ने इन प्रिंसिपल एग्री कर दिया, जब टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन मर्डर होगा, क्योंकि टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन मर्डर होते ही उनका जब रिक्रूटमेंट रूल बनेगा
और वो ऑलरेडी फाइनल स्टेज में है। जब रिक्रूटमेंट रूल में उसका डेस्टिनेशन बदलने के लिए DGIR कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, प्रसार भारती बोर्ड और हमारा मंत्रालय ने मान चुका है कि उनका नाम होगा जूनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर, और उसमें कैडर मर्दर होगा टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, डिजिटल टेक्नीशियन, मास टेक्नीशियन। वो भी डिजिटल टेक्नीशियन, मास टेक्नीशियन पहले जोड़ने के लिए तैयार नहीं था, उसका भी हमें बहुत मिनिस्ट्री में लड़ना पड़ा। तब जाके उनको हमने प्रूव किया कि मेजोरिटी मोर देन 65% ऑफ द डिजिटल टेक्नीशियन एंड मास टेक्नीशियन 5,000 स्केल में है। तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली मान लिया कि ठीक है उनको भी जोड़ देंगे। अदर इससे पहले कई बार DOPT ने लिख के दिया है कि वो मैकेनिकल कैडर है, मैकेनिकल कैडर को इलेक्ट्रिकल कैडर के साथ मर्ज नहीं कर सकते। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 25/2/19 का 25/2/99 का ऑर्डर में डिजिटल टेक्नीशियन, मास टेक्नीशियन को 65% लोगों को 5,000 8,000 स्केल दिया था। इसलिए आज हमें मौका मिला कि हमने प्रूव किया कि 1196 को उसमें भी मैक्स लोग उसमें था। इसलिए आज बात बना कि हम इस चारों को मर्ज करेंगे। जब हमने बोला जब 4 कैडर मर्ज कर रहा है उसका आंसर आपको डेस्टिनेशन बदलना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट रूल बदलना पड़ेगा। इसीलिए ये बात हुआ कि ठीक है इनका हम डेस्टिनेशन बदल देंगे। वो भी हमारे डिमांड का आंसर उन्होंने मान लिया जूनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर। और हमने बोला जब जूनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर होगा उसका नीचे का कैडर और ऊपर का कैडर आपको दोनों में मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहीं तो कहीं जगह चाहिए जहां आप पैर रख के खड़ा हो सकते हो, तब आप आगे के लिए फाइट करेंगे। आप हवा में फाइट करके कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए मैं सब जगह बता रहा हूं आज का दिन में टेक्नीशियन मेरा बेस कैडर हुआ है, पहले ये बेस कैडर था, क्योंकि हमारा भाई हेल्पर भाई बात बार वही पूछता था आप ये के लिए क्यों बेस कैडर बना रहे हो, आप टेक्नीशियन को क्यों बना रहे हो, उसके बिना कोई नहीं सुनेंगे। हम रिटायर होकर जाएंगे, हमारा बच्चा भी रिटायर होगा तभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका रूल के अनुसार चलना पड़ेगा। इसलिए हमने सिस्टम बनाया। पहले इंजीनियरिंग असिस्टेंट को साउंड रिकॉर्ड के साथ पैरिटी था, गवर्नमेंट स्केल था, उसका हम बेस बनाया। आज हम अशोक यादव और GM त्यागी केस से टेक्नीशियन का स्केल 1196 से 5,000 8,000 जब जीता इन पैरिटी विद लाइटिंग असिस्टेंट, और लाइटिंग असिस्टेंट कोई प्रसार भारती एम्प्लॉय नहीं है, उनका कोई स्केल प्रसार के नाम पर नहीं दिया है, उसका गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्केल मिला और उनका पैरिटी कोर्ट का डायरेक्शन से हमें मिला। तब हम टेक्नीशियन को बेस बनाया कि टेक्नीशियन 5,000 8,000 स्केल में है, यानी आज का 4200 ग्रेड पे में है उसका स्टार्टिंग। अब उससे नीचे और ऊपर वाला कैडर को उससे हमें प्रोटेक्शन देना। इसलिए बात हो गया है जब इनका रिक्रूटमेंट रूल अभी बनेगा उसी रिक्रूटमेंट रूल में हेल्पर का नाम बदला जाएगा ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन। हमने मांगा ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन, उन्होंने बोला कि ठीक है हम ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन कंसिडर करेंगे, नहीं तो कम से कम हमने बोला कम से कम ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट होना चाहिए। हमने बोला हमारा सारा कैडर में पता होना चाहिए कि बाकी डिपार्टमेंट से अलग है, मेरे कैडर से मेरे ड्यूटी से पता होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मान लिया कि ठीक है इनका नाम हम ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट या ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन रखेंगे। और हमने ये भी डिमांड किया है कि आप इनका जब रिक्रूटमेंट रूल बदलेंगे जूनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर का, इनका भी रिक्रूटमेंट रूल में आपको बताना है कि जूनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर होगा फ्यूचर के लिए डिप्लोमा और इनके लिए फ्यूचर के लिए होगा ITA। अब लोगों का डाउट है कि जब आपने ITA क्वालिफिकेशन लाया तो मेरा क्या होगा। DOPT का गवर्नमेंट का क्लियर कट रूल है, सेविंग क्लोज कहता है कभी भी आपका रिक्रूटमेंट रूल बदलेंगे उसी टाइम आपको माना जाएगा आपके पास जितने एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय है उनका पास वो क्वालिफिकेशन है। इसलिए जब हमने बोला कि जब आपने फ्यूचर के लिए हेल्पर का नाम बदल के ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन करेंगे और ITA क्वालिफिकेशन करेंगे, फिर आपको हमें सीनियरिटी का फिटनेस में देने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब सीनियरिटी का फिटनेस बेनिफिट मिलेगा जिस दिन रिक्रूटमेंट रूल नोटिफाई हो जाएंगे, नोटिफाई होने के बाद फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फिर हम डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से जब आपने 40 साल से मेरा RR नहीं बदला है और आपने 1196 है उनको मर्ज कर दिया, और उसका साथ साथ मुझे भी, क्योंकि बेसिकली तो मर्डर हो रहा है 1 जुलाई 83 से, जब 83 से एक सीनेटर मर्डर होंगे और मैं उसका फीडर कैडर बन रहा हूं एज ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन, ये मानता है कि रूल के अनुसार रिक्रूटमेंट रूल आगे के डेट से लागू होता है, लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट आपको बैक डेट से मिलना है। इसलिए हम फाइट कर सकते हैं कि जब आप RR यदि पहले भी बना होता था मेरे लिए भी चैनल पहले खुल जाता था।